गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिख साम्राज्य, जो आधुनिक इतिहास में पढ़ा जाएगा। लगभग सभी एग्जाम्स में, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जैसे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, स्वर्ण मंदिर के बारे में, राजा रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, बंदा बैरागी जिसको कहते हैं, और मिसल्स क्या होती हैं, है ना। तो इनके बारे में पढ़ा जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सिख साम्राज्य, तो पंजाब का जो क्षेत्र होगा उसका साम्राज्य विस्तार या राजाओं के बारे में देखते हैं। देखिएगा, आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिख गुरु, है ना। गुरु कितने हुए हैं, तो सिख गुरु 10 हुए हैं। प्रथम गुरु कौन थे, 5वें नंबर के गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन बने हैं, तमाम इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखना, जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, है ना, गुरु नानक देव जी, सन 1469 में इनका जन्म हुआ था और कार्यकाल जो रहा है 1539 तक रहा है। ये इनका हमें क्रम याद करना है, तो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनका सीक्वेंस या इनका क्रम पूछा जाता है। सन आप अगर चाहें तो याद कर लीजिए या छोड़ दीजिए आप इनको। एक पहले नंबर के गुरु और एक 5वें गुरु अर्जुन देव और एक लास्ट के जो गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में परीक्षाओं में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब क्या है, सिख धर्म के ये गुरु बताए गए हैं। आगे देखिएगा, देखना, जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था ये ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब अब कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ेगा। और जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1469 तलवंडी, एक जगह तलवंडी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि तलवंडी जो स्थान है वो किससे संबंधित है, तो गुरु नानक देव जी से संबंधित है ना। इनके पिता का नाम क्या था, कालू जी, है ना, कालू जी। और ये खत्री परिवार से थे, खत्री परिवार, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गोत्र से या परिवार से संबंधित है, खत्री से संबंधित है। माता का नाम क्या था, ये तृप्ता। और उपाधि इनकी रब्बुल मजीज, हबीब रब्बुल मजीज की इनको उपाधि दी गई थी, हबीब। और ये किसके समकालीन थे, एक यहाँ के जो सुल्तानों में हम पढ़ेंगे, इब्राहिम लोदी। जैसे इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, इब्राहिम लोदी ने ही इनको हबीब रब्बुल मजीज की उपाधि दी थी। इन्होंने लंगर की शुरुआत की थी। लंगर क्या होता है, जैसे सिख धर्म में जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पर पहले भोजन की व्यवस्था की जाती है, भोजन करके ही वो गुरु से मिल सकते हैं। तो लंगर की इन्होंने शुरुआत की थी। एक ये लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इन जो अगला गुरु बने हैं, कौन बने हैं, लहना। लहना का नाम ही क्या था, अंगद था दूसरा नाम। देखना, क्वेश्चन आया कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, किसने, गुरु नानक देव जी ने। और इसको स्थायी रूप से किसने बनाया था, गुरु अंगद ने, गुरु लहना ने उनको स्थायी बनाया था कि अब जो भी गुरु से मिलेगा वो भोजन करने के बाद में तभी मिलेगा। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई, एक तो तलवंडी या ननकाना साहिब। आगे देखिएगा, सेकंड जो गुरु हुए हैं दूसरे नंबर के, गुरु अंगद देव जी हुए हैं। इनका कार्यकाल 1539 से 1552 तक रहा है। तो क्या था इन्होंने, देखना, मूल नाम क्या था, गुरु अंगद देव जी का अंगद, है ना, और इन्हीं का नाम था लहना, जैसे लहना के नाम से या अंगद के नाम से गुरु हुए हैं। लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप से बनाया था इन्होंने, स्टेबिलिटी उसमें कायम की थी कि जो भी गुरु से मिलेगा वो पहले भोजन करेगा यहाँ पर गुरुद्वारे में। देखना, जैसे ये चित्र दिखाया गया है, ये किसका है, लंगर का। लंगर, जो बड़े बड़े गुरुद्वारे होते हैं उनमें लंगर व्यवस्था आज भी है। और एक इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि क्या होती है, जैसे सिखों की एक भाषा होगी पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा को जो लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में। देखना, जो हम बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं, जो हम लिखते हैं वो कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। ऐसे ही पंजाबी भाषा बोलते हैं, गुरुमुखी लिपि को लिखते हैं। शुरुआत किसने की थी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, ये गुरु अंगद ने किया था, गुरु लहना ने किया था। और लंगर व्यवस्था स्थायी बनाई थी। आगे देखिएगा, आगे जो तीसरे नंबर के गुरु हैं, है ना, तीसरे नंबर के जो गुरु हैं अमरदास। अमरदास जी का जन्म हुआ था ये 1552 से और 1574 तक। खैर, कार्यकाल है इनका 1552 और 74 तक रहा है। इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया था। बावड़ी भी बोलते हैं, बावली बोलते हैं, यानी कि जिसको हम चश्मा बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो क्या था बावली में, कि जो भी बावली में या बावड़ी में स्नान करेगा उसके चर्म रोग दूर हो जाएंगे। तो बावड़ी का एक तो निर्माण इन्होंने किया था। और एक अपनी राजधानी या गद्दी जो बनाई थी इन्होंने गोइंदवाल में बनाई थी। पंजाब में एक जगह पड़ती है गोइंदवाल, गोइंदवाल में इन्होंने राजधानी अपनी बनाई। देखना, ये बावड़ी दिखाई गई है जिसका निर्माण किया था गुरु अमरदास ने। बावड़ी एक तालाब था, पोंड का ही है तालाब, ये बावड़ी का चित्र दिया गया है। आगे देखिएगा,
सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा, है ना। देखना सती प्रथा का जो सबसे पहले उल्लेख होता है वो 510 के एरण अभिलेख में होता है। एक सैनिक थे गोपराज, गोपराज की पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। सती प्रथा को इन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा का। और ब्रिटिश शासन में अगर देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा का रिमूवल किया था, हटा दिया था उसको। आगे देखिएगा, अमरदास जी की एक बेटी थी बीबी भानु। बीबी भानु, क्या नाम था? बीबी भानु या बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। और इसी पर रामदासपुर या फिर बाद में अमृतसर का निर्माण किया गया था। आगे देखिएगा, जो चौथे नंबर के गुरु हुए हैं, है ना, चौथे नंबर के गुरु, गुरु रामदास। जो गुरु रामदास थे ये अमरदास के दामाद भी लगते थे। अमरदास के ये क्या थे? दामाद। जो बीबी भानु थी, बीबी भानु का इन्होंने क्या कार्य किया था देखना। एक तो गुरु का पद अनुवांशिक बनाया था, है ना, गुरु का पद अनुवांशिक या पैतृक बनाया था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अगला गुरु बनेगा वो उन्हीं के परिवार में से बनेगा, उन्हीं का पुत्र बनेगा, है ना। यही कारण था जो 10वें गुरु हैं उनके 4 पुत्र थे, है ना। सिख धर्म में 11वां गुरु क्यों नहीं बना? क्योंकि जो 10वें गुरु थे उनके 4 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। जब उनकी हत्या हुई तो अगला उनका कोई संतान नहीं थी, इसलिए गुरु का पद जैसे अनुवांशिक था तो अगला गुरु नहीं बन पाया था कोई भी। खैर, एक तो गुरु का पद अनुवांशिक किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एक तो। दूसरा, रामदासपुर नगर की स्थापना की थी। रामदासपुर, रामदासपुर ये था, एक सरोवर में था जहाँ पर अमृतसर वर्तमान में बना हुआ है। और रामदासपुर नगर की जब स्थापना की थी उसके खर्च के लिए, जब खर्च के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इनके अनुयायी विभिन्न स्थानों पर गए थे, उनको रामदासी कहते थे। देखना, रामदासी कौन थे? रामदासी जो चंदा इकट्ठा करते थे, चंदा एकत्रित करना, चंदा एकत्रित करने के लिए जो जाते थे वो रामदासी, है ना। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि रामदासी क्या थे? ऑप्शन में भी था कि मंदिरों में रहने वाली महिलाएं, है ना, या सेवा करने वाली महिलाएं। नहीं, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे रामदासी में। रामदासी वो होंगे जो रामदासपुर नगर की स्थापना के लिए, उसके खर्च के लिए विभिन्न स्थानों से जो चंदा इकट्ठा करके लाएंगे वो क्या कहलाएंगे? रामदासी। ओके, आगे देखिएगा। नंबर 5, गुरु अर्जुन देव। देखना, अर्जुन देव ये सभी गुरुओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यकाल क्या रहा है? 1581 से 1606 तक, है ना। ये कौन है? गुरु अर्जुन देव। एक तो इनको सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई थी, सच्चा बादशाह, और एक संतोष सरोवर, अमृत सरोवर बनाया था। देखना, सरोवर किसे कहते हैं? तालाब को, पोंड को। तालाब के अंदर ही स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। ये क्या था? ये एक सरोवर है जो यहाँ पर दिखाया गया, सरोवर, और इसके अंदर क्या है? स्वर्ण मंदिर। ये स्वर्ण मंदिर बनाया गया। इसका नाम पुराना क्या था? हरमंदर साहिब। क्या नाम था? हरमंदर साहिब। हरमंदर साहिब, ना कि मंदिर। मंदिर और मंदिर में फ़र्क होता है। क्वेश्चन आया है कि स्वर्ण मंदिर को सबसे पहले मंदिर किसने कहा था? ये तो अंग्रेजों ने कहा था, यूरोपियों ने कहा था। नाम क्या है? हरमंदर साहिब। तो हरमंदर साहिब की एक तो स्थापना की जिसी को स्वर्ण मंदिर कहा गया, गोल्डन टेम्पल। और इससे पहले क्या था? अमृत सरोवर। एक ये सरोवर था, तालाब, अमृत सरोवर के बीच में एक स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, है ना। ये किन्होंने करवाई? जो 5वें नंबर के गुरु थे। कादरी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध सूफी हुआ करते थे, मियाँ मीर। मियाँ मीर ने इसकी नींव रखी थी। और कुछ और भी नगर बनाए थे, तरण तारण, करतारपुर और गोविंदपुर। तरण तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नगर बनाए थे। इनकी स्थापना के लिए, इनके खर्च के लिए विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न स्थानों पर अपने अनुयायियों को भेजा था इन्होंने। जो अनुयायी थे, जो चंदा इकट्ठा करके लाते थे, उनको मनसब और मेवरा कहते थे। क्या नाम था? मनसब और मेवरा। मनसब कहिए या मनसद, बात एक ही है। जैसे पीछे हमने पढ़ा है ना रामदास में, तो रामदासी क्या थे? जो चंदा इकट्ठा करने वाले थे। यहाँ चंदा इकट्ठा करने वाले क्या थे? मनसब और मेवरा, है ना, याद रहेगा ना। मनसब, या तो मनसब कहिए या मनसद, है ना, एक ही बात है। और मेवरा, मेवरा ये क्या करते थे? चंदा इकट्ठा लाते थे। किसके लिए? जब मंदिर की स्थापना हुई और नगरों की स्थापना हुई थी। और एक इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, आदि ग्रंथ, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। देखना, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब या 10वें बादशाह का ग्रंथ, ये क्या होता है? सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने रचना की थी। और ये आध्यात्मिक कर इन्होंने लगाया था 1/10 भाग।
है ना, जो भी वार्षिक इनकम होगी उसका 1/10 भाग टैक्स लगाया जाएगा। जो मुगल बादशाह थे एक जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी सन 1606 में। वहाँ पर एक विवाद हुआ था, क्योंकि जहांगीर का एक पुत्र था जो बागी बन गया था, वो बादशाह बनना चाहता था और उसका इन्होंने साथ दिया था, साथ क्या एक सम्मान दिया था, इनके दरबार में ठहरा था वो। तो फिर राजा ने गिरफ्तारी के आदेश दिए थे और इन पर एक आर्थिक मुआवजा भी लगाया था, हर्जाना लगाया गया था। खैर कुल मिला के ये हुआ कि अब तक तो मुगलों के और इनके सिखों के अच्छे संबंध थे, लेकिन जब गुरु की हत्या कर दी गई अब सिख और मुगल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अब युद्ध होने लगा था इनमें। ओके, आगे देखिएगा। देखना नंबर 6 कौन हुए हैं, एक मिनट, छठे नंबर के कौन हुए हैं, गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद का जो कार्यकाल 1606 से 1644 तक, इन्होंने क्या किया, एक तो अकाल तख्त की स्थापना की थी। देखना अकाल तख्त क्या होगा, एक सीट होगी या कहिए स्टेज टाइप में, उसकी ऊंचाई कितनी थी 12 फीट, उस पर तो गुरु बैठेंगे ऊपर, तो गुरु के बैठने के लिए अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। और मुगलों से बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, अभियान चलाए थे और सैनिक सहायता भी इन्होंने मांगी थी। और जो सिख अनुयायी होंगे अब वो सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको, वो तलवारबाजी जानते हो, घोड़ा चलाना जानते हो और कुछ युद्ध सामग्री वो दान भी करेंगे, ऐसे अभियान चलाए थे। इन्होंने कीरतपुर नगर की स्थापना की थी। देखना क्वेश्चन आया हुआ है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की, इसमें एक तो रहेगा अकाल तख्त बिंदु इंपोर्टेंट। ऊंचाई कितनी थी, 12 फीट ऊंचाई थी और सैनिक प्रशिक्षण दिया था सभी के लिए, सभी सिख अनुयायियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 7वें नंबर के जो गुरु हुए हैं गुरु हर्राय। हर्राय की क्या विशेषता थी, यह हर्राय जी हैं, अपने अनुयायियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया था इन्होंने भी, कोई खास ऐसी उपलब्धि नहीं थी, बस मुगलों से युद्ध इन्होंने जारी रखे थे। आगे देखिएगा 8 नंबर के जो गुरु हैं गुरु हरकिशन, ये सबसे कम एज में बने थे, है ना, 1661 से 1664 तक 3 वर्ष तक ही रहे। बड़े भाई राम राय से इनका विवाद हुआ था, है ना, जिन्होंने देहरादून में भी अपनी गद्दी बनाई थी, और चेचक रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं कि किसकी चेचक से मृत्यु हुई थी, ये गुरु हरकिशन की मृत्यु हुई थी। आगे देखिएगा नंबर 9 जो गुरु हैं 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर जी ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, मखवाल को अपनी राजधानी बनाया। और इनकी हत्या दिल्ली के शीशगंज में हुई थी। औरंगजेब जो मुगल बादशाह थे उन्होंने हत्या करवा दी थी। अब यहाँ से क्या हुआ, सिखों में और मुगलों में और भी ज़्यादा दुश्मनी पैदा हुई थी। यहाँ से और भी इनमें युद्ध हुए। जो 10वें नंबर के युद्ध हुए उन्होंने लगातार युद्ध जारी रखे हैं। जो गुरु थे 10वें नंबर के, देखना गुरु गोविंद सिंह, ये सबसे इंपॉर्टेंट गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल क्या रहेगा, सन 1675 से 1699 तक रहेगा। सॉरी, ये था इनका कार्यकाल सन 1708 तक, ये गलत लिखा गया, 1708 कर लीजिएगा आप इसको। 1708 तक इनका कार्यकाल था। क्या था, जन्म हुआ था इनका पटना में, बिहार में, लेकिन जो राजधानी वो पांवटा साहिब बनाई थी इन्होंने, पांवटा साहिब, है ना, ये पड़ेगा देहरादून जिला आएगा। वैसे तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। टोंस नदी जहाँ से निकलती है, बहुत ही एक पवित्र स्थल है, वहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है बहुत बड़ा। तो राजधानी क्या स्थापित की थी अपनी, पांवटा साहिब। इनके पुत्र थे, इनकी 2 पत्नियां थी, जीतू और सुंदरी। 2 पत्नियां कौन कौन सी, जीतू और सुंदरी। 4 पुत्र थे, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह। ये इनके 4 पुत्रों के नाम हैं। चूंकि 2-2 पुत्रों को मारा गया था फिर बाद में, इन्होंने 4 किले बनवाए थे, केसगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला, आनंदगढ़ का किला और फतेहगढ़ का किला। ये क्या हुए, इनके 4 किले हुए, 4 फोर्ट्स बनवाए थे। इन्होंने पुस्तक लिखी, 3 पुस्तकें, कौन कौन सी, विचित्र नाटक, चिंदी दिवर और कृष्ण अवतार। इसमें जो विचित्र नाटक पुस्तक है ये इनकी आत्मकथा थी। क्या थी, आत्मकथा। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गुरु गोविंद सिंह ने आत्मकथा कौन सी लिखी थी। ओके, आगे देखते हैं जी गुरु गोविंद सिंह के बारे में। और एक इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा की। सन 1699 में केसगढ़ के किले में एक सभा बुलाई गई थी जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था और वहीं पर पंच प्यारे घोषित किए गए थे। देखना पंच प्यारे क्या होते हैं, सिख धर्म के अनुसार इनकी मान्यता होती है, धार्मिक स्थल है, इनकी यात्राएं भी करते हैं। तो ये कहा था लाखों की भीड़ में कि हमें ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है जो अपने शीश न्यौछावर करने के लिए तैयार है, यानी कि जो सेक्रीफाई कर सके अपने आप को, है ना। तो वहाँ पर जब अनाउंस किया गया उनमें से 5 लोग ही निकलकर सामने आए थे। 5 कौन कौन से थे, जैसे दयाराम खत्री, और एक थे मोहकम चंद छिंबा, और एक थे हिम्मत भीवर, और साहेब चंद्र, और एक धर्मदास, दिल्ली के जो जाट थे। ये निकलकर सामने आए थे और अपने शीश न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे।
इनको ऐसे ही ले जाया गया। एक नाटकीय ढंग से इन पर एक प्रयोग किया गया इस नाटक का इनको पता नहीं था। क्या था, जैसे दयाराम खत्री को नहलाया गया, फिर अंदर ले गए एक बंद कमरे में, और यह था कि अब गर्दन उनकी काटी जाएगी, यानी कि उनकी बलि दी जाएगी। और जैसे ही पब्लिक को आकर दिखाया, उसमें जो तलवार थी उस पर खून लगा हुआ था। खून नहीं था वैसे तो, कलर था, एक लाल रंग लगाया गया था उनको डराने के लिए, ताकि अब भी वो डर जाएं, चूँकि वहाँ पर सेक्रीफाई करना पड़ेगा। लेकिन वो जो दयाराम खत्री थे वो अंदर जीवित थे, वो तो एक नाटक किया गया था। ऐसे ही 1 बाय 1 सब इन 5 को ले जाया गया, लेकिन वो सब जीवित थे। वो तो जनता को दिखाने के लिए कि हाँ ये अपना एक शीश न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इन्हीं को पंच प्यारे कहा गया है। इसी में घोषणा की गई थी पंचमकार की, सिखों को हर वक्त अपने पास में 5 चीज़ें रखना अनिवार्य, जिनको पंचमकार या 5 केज कहेंगे, है ना। केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कटार, ये अपने पास वो हरदम रखते हैं। तो क्या थे पंचमकार, क्या क्या थे पंचमकार, जैसे केस, है ना, सिख जो होते हैं वो बाल नहीं कटवाते, अपने केस रखते हैं। दूसरा कंघा उनके पास रहता है हरदम। नंबर 3 कड़ा। नंबर 4 कच्छा, है ना, कैपरी टाइप में होता है ना, जैसे युद्ध चल रहे थे उसमें तो युद्ध में दौड़ना पड़ता था। और एक कटार रखते थे, यानी कि चाकू रखते थे। तो जो 5 चीज़ें हैं इनको क्या कहते हैं, पंचमकार या पंच करे। क्या, केस, और ऐसे ही कंघा हो जाएगा, और कड़ा, कच्छा और कटार, ये अपने पास सिख लोग रखते हैं हरदम। इनको क्या कहते हैं, पंचमकार या पंच करे। आगे देखिएगा। और वहीं पर यह घोषित किया गया था कि पुरुष अपने नाम में सिंह और महिलाएं अपने नाम में कोर लगाएंगी, जो गोत्र भी होते हैं इनके, ना, महिलाओं में ज़्यादातर कोर होता है नाम लगा हुआ, और सिख। इन्होंने 5 युद्ध भी लड़े थे। कौन कौन से, नादोन का, इसमें नाडोन है लिखा हुआ है, नादोन दैदवात, नादोन का युद्ध सन 1690 में लड़ा था। दूसरा आनंदगढ़ का प्रथम युद्ध, आनंदगढ़ का द्वितीय युद्ध, और चकमोर का युद्ध, खिदराना का युद्ध। जो आनंदगढ़ का दूसरा युद्ध था, इसमें ये गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। कौन कौन से 2 पुत्र थे, जैसे एक तो ये थे इसमें हिम्मत भीवर, और एक इसमें थे जो 4 थे। अजीत सिंह की तो बाद में हुई थी, जो पहले शुरू के 2 थे उनकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि फतेह सिंह की। ओके, आगे देखिएगा। और चकमोर का खिदराना का अंतिम युद्ध था। देखना, जो गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी ये नांदेड़ में की गई थी। नांदेड़ ये जगह आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, आंध्र प्रदेश। और किसने की थी, अजीम। अजीम नाम का एक मुगल सेनापति हुआ करता था, उसने धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पर 10वें गुरु ने घोषणा की थी कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं बनेगा, क्योंकि 4 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी आनंदगढ़ के दूसरे युद्ध में और चकमोर के युद्ध में। क्वेश्चन है कि 2 पुत्रों की हत्या सबसे पहले किस में की गई थी, आनंदगढ़ का दूसरा युद्ध, है ना, सेकेंड वार हुआ था जो, उसमें की गई थी। और अजीम ने फिर 10वें गुरु की हत्या कर दी गई थी। घोषणा क्या थी कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, क्योंकि 4 पुत्र मारे गए थे। और जो बाद वो था इनका ग्रंथ था, पवित्र ग्रंथ सिखों का, उसमें था 10म बादशाह का ग्रंथ, क्योंकि जो ग्रंथ था वो तितर बितर हो गया था। एक ये लड़ाइयाँ चली हुई थी मुगलों से, बाद में इन्होंने वो रिकम्पोज किया था, इसीलिए उसको 10वें बादशाह का ग्रंथ भी कहते हैं। तो पवित्र ग्रंथ के नाम क्या हुए, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, या 10म बादशाह का ग्रंथ। ओके, आगे देखते हैं जी। इसके बाद में जब 10वें गुरु की भी हत्या कर दी गई थी, एक बंदा बहादुर आए थे। बंदा बहादुर इनके सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु या साम्राज्य विस्तार के गुरु बने हैं। प्रथम राजनीतिक गुरु ये बंदा बहादुर हैं, है ना। तो क्या बने थे, राजनीतिक गुरु बने थे। कार्यकाल क्या रहा है, 1708 में। इनका नाम क्या था, लक्ष्मण देव, मूल नाम लक्ष्मण देव। और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। अन्य नाम क्या थे, गुरु बख्श, माघोदास, बंदा बहादुर, बंदा बैरागी। 10वें गुरु ने उपाधि बंदा बैरागी की दी थी, क्योंकि इन्होंने वैराग्य उत्पन्न कर लिया था। ये उनके साथ साथ ही रहा करते थे, जिसका गुरु को पता भी नहीं था, उनका हमेशा पीछा करते थे। तो क्या थे, तो प्रथम राजनीतिक गुरु थे। और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में इन्होंने कुछ सिक्के चलाए थे, जिनको नानक शाही सिक्के भी कहा गया है। एक सिक्के चलाए थे इन्होंने, कॉइन्स, सिक्के। सिक्कों पर मोहर भी इन्होंने जारी की थी, जो सिख आदेश पर लगा कर दी थी। फर्रुख शेर ने इनकी हत्या करवा दी थी, है ना। बंदा बहादुर की हत्या किसने की, फर्रुख शेर ने, जो मुगलों के पतन में हम मुगल शासक पढ़ेंगे किए, है ना। तो क्वेश्चन आए हुए हैं कि गुरुओं के बाद में प्रथम राजनीतिक गुरु कौन बने थे, ये बंदा बैरागी बने थे, बंदा बहादुर बने थे। कार्यकाल क्या, 1708 से 1716 तक रहा है इनका। आगे देखिएगा। बाद में कर्पूर सिंह आए थे यहाँ पर, कर्पूर सिंह, है ना। देखना, कर्पूर सिंह ने क्या किया था, कर्पूर सिंह।
तो कर्पूर सिंह ने तो राखी प्रथा चलाई थी, इनका कार्यकाल नहीं, चूंकि ना तो ये राजा बने थे ना कोई ऐसी खास उपाधि थी। अब जो सिख धर्म था ये मिसलों में बट गया था। मिसल का मतलब जैसे जनपद होते, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं, उन तरीके से। तो क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट मिसल कौन सी थी? सुकर चकिया मिसल। आगे हम पढ़ने वाले हैं राजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित हैं। कर्पूर सिंह ने क्या किया? एक तो राखी प्रथा चलाई थी। राखी प्रथा का मतलब हुआ एक दूसरे के होने की राखी बांधते थे। 1/5 भाग से 1/10 भाग के बीच में अपनी वार्षिक आय का वो दान दिया करते थे, जो सिख अनुयायी होते थे। और इन्होंने तेग, देग और फतेह नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तेग, देग और फतेह नाम के चांदी के सिक्के। ये कुछ कॉइन्स बने हुए हैं, है ना। ये तेग, देग और फतेह ये सिक्के हैं, ये इस तरीके से इन्होंने चलाए थे। ओके, आगे देखिएगा। इसमें फिर मिसलों में वितरित हुआ था। जो सिख साम्राज्य थे वो 12 मिसलों में बट गया था। 12 मिसल, है ना। जैसे अहलुवालिया मिसल, भंगी मिसल, सुकर चकिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा मिसल, है ना, फिलकुया मिसल, फिजुलपुरिया मिसल, धनई मिसल, है ना, नक्कई मिसल। ये क्या थी? ये 12 मिसलें थी, लेकिन हमें होने की सभी याद करनी है। सुकर चकिया मिसल इसमें खास तौर से हमें याद रखनी है। और इन्होंने भंगी मिसल को जीत लिया था। सुकर चकिया मिसल के अंतर्गत अमृतसर हुआ करता था, भंगी मिसल के अंतर्गत लाहौर हुआ करता था। तो दोनों इनके अंडर में थे। आगे देखिएगा। अब आएंगे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राजा रणजीत सिंह का चित्र है। इसमें देखना जीवन परिचय क्या है। सन 1780 में इनका जन्म हुआ था और 1792 में ये राजा बने थे। राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। आगे पढ़ेंगे। राज्याभिषेक कब हुआ? सन 1792 में। जो इनके फादर थे मान सिंह, ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख हुआ करते थे। मान सिंह की मृत्यु के बाद में सुकर चकिया मिसल का प्रमुख राजा रणजीत सिंह को बनाया था। अच्छा जी, मिसल कौन सी थी इनकी? सुकर चकिया मिसल। उपाधि क्या थी? राजा। राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। जमान शाह कौन थे? अफगानिस्तान के एक शासक थे। इन्होंने आक्रमण किया था यहाँ पर। आगे देखना, जब अफगान शासक जमान शाह ने आक्रमण किया तो इनकी जो 12 तोपें थी, 12 तोपें चेनाब नदी में गिरी थी। कौन सी नदी? चेनाब नदी में गिर गई थी। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने ये नाव वहाँ से निकालकर, इनकी तोपें निकालकर और अफगानिस्तान में भिजवा दी थी। तब राजा ने खुश होकर, प्रभावित होकर जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन हुआ कि राजा की उपाधि किसने दी? जमान शाह ने दी थी। ओके, फिर इनमें अमृतसर की एक संधि हुई थी 1909 में। इसमें सतलज नदी को सीमा माना गया था, है ना। सतलज नदी को क्या सीमा माना गया? ये क्या था? अमृतसर की क्यों हुई थी? एक यहाँ पर वो हुआ करती जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर की दुश्मनी अंग्रेजों से थी। अंग्रेज अधिकारी कर्नल लेक उसका पीछा करता हुए पंजाब के क्षेत्र तक आया था। तो वहाँ पर फिर पंजाबियों यानी कि सिखों को एक बोलते हैं पहाड़ी सेना और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। आपको सिर्फ सन याद रखना है। एक उसके बाद में हुई थी ट्राईफोल्डेड एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय संधि सन 1838 में। देखना 39 में डेथ हो जाती है। सन 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, डेथ। और ये संधि कब थी? 1 वर्ष पहले, सन 1838 में। रणजीत सिंह, शाहसुजा और मेटकोफ, इनके बीच में संधि हुई थी। देखना, अफगानिस्तान के एक शासक थे शाहसुजा को दोस्त अली वहाँ के शासक ने अपदस्थ कर दिया था। फिर ये भारत में आए थे हेल्प लेने के लिए, यहाँ मदद मांगने के लिए। किससे? राजा रणजीत सिंह ने। तो राजा रणजीत सिंह ने जब मदद इसको दी थी और ये कहा था कि आपको एक तो कोहिनूर हीरा शाहसुजा ने हमें दिया था। ये कोहिनूर हीरा वहाँ से कैसे गया अफगानिस्तान में? जब हम पढ़ेंगे मुगलों के पतन में सन 1739 में 38 में यहाँ पर जो हमला हुआ था, एक करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल के युद्ध में 1739 में जो पढ़ते हैं ना, ईरान का नेपोलियन कौन था? ये नादिर शाह इस कोहिनूर हीरे को अफगानिस्तान लेकर चला गया था। अफगानिस्तान से फिर उन शासकों के पास आया और वहाँ का शासक कौन बना? शाहसुजा ने ये कोहिनूर हीरा अब राजा रणजीत सिंह को दे दिया था। कश्मीर भी उनके अंडर में था, इसके नादिर शाह के। तो कश्मीर भी हमारे पास आया और कोहिनूर हीरा भी। दूसरा क्या था? कश्मीर। अब कश्मीर और कोहिनूर हीरा हमारे पास था, राजा रणजीत सिंह के पास। इसी के तो बदले में सैनिक सहायता देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अगले वर्ष राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। हमारे पास कोहिनूर हीरा आ गया और यहाँ से जो शाहसुजा था, शाहसुजा वापस अफगानिस्तान चला गया। आगे देखिएगा। इसके बाद में राजा रणजीत सिंह का प्रशासन देखना। प्रशासन क्या था? जो साम्राज्य था, साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था, 4 राज्यों में या प्रांत में। कौन कौन से? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। इन 4 राज्यों में था ये राजा रणजीत सिंह का यहाँ से क्या है? साम्राज्य। तो 4 राज्य हुआ करते थे,
है ना। इसी में क्या था फिर, उसके 5 मंत्री भी, इस साम्राज्य को चलाने के लिए 5 मंत्री होते थे। कौन कौन, जैसे एक मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया था, राजा ध्यानचंद को। फ़कीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया था विदेश मंत्री के पद पर, और हरि सिंह नलवा को नियुक्त किया गया था रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। और भगवान दास क्या थे, वित्त मंत्री, जैसे आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और एक सदर ड्यूटी हुआ करता था, एक पद सदर ड्यूटी, राजा के निकटवर्ती, यानी कि राजा का कहिए कि पीए हुआ करता था, पर्सनल असिस्टेंट, ये हरदम राजा के पास रहते थे। तो 5 मंत्रालयों में विभक्त किया गया था पूरे प्रशासन को। इसके प्रमुख विभाग क्या थे, विभाग तो वैसे 12 थे, उन 12 में से 4 प्रमुख थे, 12 विभाग थे, डिपार्टमेंट्स, उनमें 4 हुआ करते थे प्रोमिनेंट्स। क्या थे 4 प्रमुख, दफ्तर आबवाब उल माल, एक ऑफिस का नाम था, एक डिपार्टमेंट का, दफ्तर आबवाब उल माल। ये क्या करता था, भू राजस्व की निगरानी कि कितने भूमि राजस्व में टैक्स प्राप्त हुआ है। एक था दफ्तर तोहिजात, इसमें डेली का खर्च का हिसाब किताब रखता था, ऑडिटिंग करता था। एक था दफ्तर मवाजाब, सबके नाम में दफ्तरे लगाना है आपको, दफ्तर मवाजाब, इसका मतलब था सेना के खर्च, सेना का वेतन, उनके फाइनेंस, उनके भत्ते उनको देना, उनकी नियुक्ति करना या हटाना, ये सब किसका काम था, मवाजाब का नाम था। और एक था दफ्तर रोजनामचा, इसमें क्या करते थे, प्रतिदिन के खर्च का लेखा जोखा रखा जाता था। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन राजा रणजीत सिंह का, प्रशासन और उसके मंत्रालय और उसके विभाग क्या क्या थे। आगे आइएगा, देखना सैन्य प्रशासन क्या था, सेना का प्रशासन, सैन्य संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सब में इम्पोर्टेंट है कि ये सेना का प्रशासन। एक तो अंग्रेज अधिकारी थे ओकलैंड ने विश्व की सबसे सुंदर सेना कहा है, तो क्या थी, राजा रणजीत सिंह की सेना। इसके 2 भागों में विभक्ति क्या थी, फौजे खास और फौजे बेकवायद। फौजे खास का क्या नाम था, फौजे आइन या फिर स्थायी सेना या नियमित सेना, और दूसरी हुआ करती थी फौजे बेकवायद, ये अस्थायी सेना या अनियमित सेना थी। तो फौजे खास में क्या था, फौजे खास में 3 प्रकार की सेनाएं, 1 2 3। एक तो घोड़ों की सेना, अश्व सेना, पैदल सेना और तोपखाने थे। अश्व सेना में क्या थे, अश्व सेना को रक्स ए लुबाब या लुलुआ भी कहते थे, रक्स ए लुलुआ। ये क्या था, नर्तकी की चाल, इसका अर्थ होता है नर्तकी की चाल, है ना। इसका मतलब यह हुआ घोड़ों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि घोड़ा अपने सवार को नहीं गिरने देता था, वो इस तरीके से इस चाल से चलता था जैसे नर्तकी की चाल होती है। तो अश्व सेना में क्या कहा गया, रक्स ए लुबाब, यानी कि नर्तकी की चाल जैसी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसके लिए जो प्रशिक्षक नियुक्त किए गए थे, फ्रांसीसी एलार्ड को किया गया था, एलार्ड, है ना, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा आप, ये एलार्ड एक फ्रांसीसी अधिकारी था, ये अश्व की यानी कि घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए। दूसरी क्या सेना थी, पैदल सेना में बंतुरा, ये इटली का निवासी था, बंतुरा इटली को इसको नियुक्त किया गया था। और उस टाइम पर ड्रेस कोड भी हुआ करता था, ड्रेस क्या थी, लाल कुर्ता, नीला पजामा और काले रंग की टोपी पहननी पड़ती थी सैनिकों को। बंतुरा, है ना, ड्रम की धुन पर वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, तो इसके लिए कौन नियुक्त किया गया था, बंतुरा। तीसरा था तोपखाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारी बाग और गार्डनर, ये कहाँ के थे, फ्रांस के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। और 4 प्रकार के तोपखाने थे, तोपखाना है अस्पा, तोपखाना है पील, तोपखाना है गवी, तोपखाना है जम्बूरक। अस्पा किसको कहते हैं, घोड़े को, यानी कि घोड़ों पर लादे जाने वाले तोपखाने, ये तो किसके लिए थे, घोड़े के लिए। और दूसरा पील कहते हैं हाथी पर लादे जाने वाले तोपखाने। गवी कहते हैं सैनिक को, पैदल सैनिकों के ऊपर लादे जाने वाले तोपखाने। और जम्बूरक का मतलब होता है ऊँटों पर लादे जाने वाले तोपखाने, है ना। तो 4 प्रकार के तोपखाने थे। खैर, अंग्रेज अधिकारी ओकलैंड ने क्या कहा था, इसको विश्व की सबसे सुंदर सेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आइएगा, तो आगे हम पढ़ेंगे और भी राजा रणजीत सिंह के बारे में। इसकी भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, आमदनी कहाँ से होती थी और कर प्रणाली क्या थी। तो देखना, वार्षिक आय 3 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए भूमि कर से और 1 करोड़ रुपए अन्य करों से लेते थे। भूमि कर से कितना था, भूमि कर 33% से 40%, या कहिएगा आप 1/3 भाग से 2/5 भाग के बीच में टैक्स लगाया जाया करता था। और इसमें टैक्स फसल के रूप में भी लेते थे, नगद के रूप में भी। अब इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई थी, कौन कौन सी, बटाई प्रणाली क्या थी, वस्तु के रूप में, यानी कि फसल के रूप में, अगर गेहूं उगाए तो गेहूं के रूप में, चावल है तो चावल के रूप में, है ना, वस्तु के रूप में, फसल के रूप में दिया करते थे। एक कनकूत व्यवस्था थी, कनकूत प्रणाली, इसमें नगद देना पड़ता था। मान लो फसल कितनी उगी, उसी अनुपात में उसका रेट निकालकर, भाव निकालकर ऐसे ही टैक्स दिया करते थे। जैसे आज की डेट में भी अब हम जो अपना लगान देते हैं यहाँ से, वो कनकूत प्रणाली के आधार पर हम कैश में देते हैं, फसल में नहीं दिया जाता आज की डेट में लगान, किसानों पर जो लगता है।
अच्छा, तीसरी थी उसमें नीलामी पर था। नीलामी पड़नी क्या थी, ऊंची बोली लगाने वाले को ये नीलामी दी जाती थी। जो भी ठेकेदार होगा ऊंची बोली लगाएगा, अंग्रेज तो उसके ठेकेदार से पैसा लेंगे, हम अंग्रेज उसको देंगे ठेकेदार को पैसा, है ना, बीच में आने के ठेकेदार आ जाएंगे, नीलामी पर था। आगे देखिएगा आप, तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ देखना। न्याय प्रशासन क्या था, इसका न्याय कैसे चलता था। रणजीत सिंह एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, है ना। फ्रांसीसी यात्री आता है पर विक्टर जैकमा, विक्टर जैकमा ने क्या कहा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की तुलना की गई है। देखना, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को, है ना। और विक्टर जैकमा ने किसको कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट राजा रणजीत सिंह को, है ना। और ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के शासक थे, और ये हुए हैं यूरोप के देशों में तानाशाह हुए हैं। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और पंजाब का नेपोलियन या नेपोलियन बोनापार्ट ये राजा रणजीत सिंह को एकमात्र व्यक्ति ने कहा विक्टर जैकमा ने। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद वहाँ पर कौन बने थे, है ना, जैसे डेथ होती है कब, सन 1739 में। उसके बाद में खड़क सिंह, ये खड़क सिंह लिख दिया, खड़क सिंह नाम है, खड़ है क्या, ये लिख दिया, ख डे और क्या, खड़क सिंह, है ना। खड़क सिंह इसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन ये सब अयोग्य थे। फिर नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, हमें करना दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की माता का नाम रानी जिंदल, यहाँ से अंतिम जो बना है दिलीप सिंह। और संरक्षिका कौन बनी थी, जो उसकी माता थी रानी जिंदल, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी एक महिला थी। और लाल सिंह और तेज सिंह को क्या बनाया गया था, वजीर बनाया गया था, वजीर, इनके पीएम बनाया गया था। तो आपको ये नाम याद रखना है। अंतिम कौन बना है, दिलीप सिंह, है ना। दिलीप सिंह अंतिम रूप से पंजाब के शासक बने हैं, लेकिन इसको बहका लिया था अंग्रेजों ने। संरक्षिका कौन बनी थी, और रानी जिंदल। अब क्या होता है, इनके साथ में युद्ध होते हैं। देखना, आंग्ला सिख युद्ध, दो युद्ध हुए हैं। एक तो ये युद्ध हुआ आंग्ला सिख युद्ध, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध सन 1745 से 46 तक। ये 5 भागों में युद्ध लड़ा गया था, 5 भाग, 5 गांव में युद्ध हुआ था। कौन सा, नंबर 1 हुआ मुंदकी का युद्ध, मुंदकी का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, बद्दोवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सबराव की लड़ाई। सबराव का निर्णायक हुआ था, इनका यही क्रम आएगा, है ना। ये सन हुआ है 1745 में, और लास्ट का हुआ है 1746 में हुआ। इनका सन आपको किसी का नहीं याद करना, बस सबराव की लड़ाई और एक इनका क्रम आपको याद करना पड़ेगा। क्रम सजाने के लिए आता है कि पहले कौन सा हुआ है, सबसे लास्ट में कौन सा निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ है। तो प्रथम युद्ध में 5 भागों में लड़ा गया, है ना, 2 वर्षों में 5 बार लड़ा गया है। तो बाद में कौन सा हो, सबराव। फिर इसमें संधि हुई थी अंग्रेजों की और पहाड़ी सेना की संधि हुई, है ना। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि में क्या किया गया, सतलज को माना गया था, सतलज को सीमा माना गया। और इसमें एक संरक्षिका रानी जिंदल को बनाया गया, वजीर बना गया लाल सिंह और तेज सिंह को बनाया गया। लेकिन एक ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी होगा जो उनके दरबार में, सिखों के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में रहेगा, इन्फॉर्मर के रूप में रहेगा। वो क्या करेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन वो अंग्रेजों को देता रहेगा। इसमें सैनिकों की संख्या भी निर्धारित की गई थी कि पंजाबी या सिख लोग कितने सैनिक रख सकते हैं। 12,000 तो रख सकते हैं वो घुड़सवार, और 20,000 रख सकते हैं वो पैदल सैनिक। ये निर्धारित किया गया था, 12,000 और 20,000, 20,000 पैदल सैनिक, 12,000 वो घुड़सवार रख सकते थे। लेकिन लाहौर की संधि और यह था कि युद्ध के हट जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अंग्रेज, यानी कि सिख अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपए देंगे, जिसमें से ये सिखों ने 50,000 रुपये कैश दिए थे नगद, और शेष के बदले में 1 करोड़ के बदले में कश्मीर दे दिया था इन्होंने। अंग्रेजों ने क्या किया, कश्मीर को लाल सिंह को बेच दिया। गुलाब सिंह व्यक्ति हुआ करते थे, गुलाब सिंह की दुश्मनी सिखों से थी। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया, लेकिन फिर से युद्ध किया सिखों ने कि वो गुलाब सिंह को क्यों बेच दिया। एक और दूसरी संधि करनी पड़ी, भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि में क्या हुआ, जो संरक्षिका हुआ करती थी, कौन, संरक्षिका रानी जिंदल, जिंदल को 1.5 लाख रुपए का पेंशन याफ्ता बनाया गया था कि वो पेंशन प्राप्त होगी से और कुछ नहीं। और यहाँ का शासन 8 अंग्रेज अधिकारियों की एक परिषद चलाएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये वो जो पेंशन थी रानी जिंदल की, ये भी रोक दी गई थी। आगे देखिएगा, जब ये पेंशन रोक दी गई, ये घटाकर 48,000 कर दी गई। अब सिखों से दूसरा युद्ध होता है ना, दूसरा आंग्ला सिख युद्ध। इस युद्ध में क्या था, आंग्ला सिख युद्ध में, इस युद्ध में यह हुआ दूसरा आंग्ला सिख युद्ध। यह 3 भागों में लड़ा गया है। कौन कौन से, रामनगर का युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध। रामनगर के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी ग्रांट गफ ने, गाफ लिख लिया गफ,
गफ ने अंग्रेजों की अगुवाई की थी, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, है ना, लेकिन अनिर्णायक रहा था ये युद्ध। दूसरा चिलियानवाला का युद्ध, तीसरा गुजरात के युद्ध के नाम से है। गुजरात के युद्ध में तोपों का और बारूद का प्रयोग किया गया था, इसलिए इस युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स नेपियर यहाँ का सेनापति बनकर आया था, चीफ कमांडर बनकर आया था। इस चीफ कमांडर ने क्या किया, ये पहाड़ी सेना को हरा दिया। पहाड़ी सेना का मतलब जो पंजाबियों की, सिखों की सेना थी। और यहाँ पर दिलीप सिंह को हराकर, उनके वजीर को हराकर दिलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाया गया, 5 लाख रुपए उससे मिलते थे। और पंजाब की जो कमान थी सिखों की, अब वो 3 अधिकारियों के अधीन हो चुकी थी, 3 अधिकारियों के अंडर में। कौन कौन से? हेनरी लॉरेंस, प्रशासन का अधिकार दिया गया, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व वसूलने का अधिकार, और चार्ल्स मैसोन को न्याय विभाग दिया गया था, ये जज बनाए गए थे। और दिलीप सिंह को अब लंदन भेज दिया गया था पेंशन याफ्ता बनाकर, जहाँ पर उसने शिक्षा प्राप्त की, बाद में ईसाई धर्म भी ग्रहण कर लिया था। देखना क्या हुआ बाद में। और इस प्रकार अंग्रेजों ने सिखों को युद्ध में हराया। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह के कोहिनूर हीरा ले लिया और दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन याफ्ता बनाकर लंदन भेज दिया था। लंदन में वो पढ़ाई करने लगा था, लेकिन बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था उसने। उसके बाद में कुछ वर्षों बाद बीमारी के कारण या कैसे वो पंजाब में वापस आया था। तो इस तरीके से जो पंजाब क्षेत्र था, यानी कि सिखों का जो क्षेत्र था, ये अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो कोहिनूर हीरा था, ये ले जाकर वहाँ महारानी को दे दिया गया था। तो इस तरीके से ये मिलाया गया। खैर, इससे जो हम अगला टॉपिक करेंगे मराठा शासन का करेंगे बहुत ही जल्दी। देखना इस वीडियो में हम काफ़ी डिले हुए हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, तो आगे से इतनी डिले नहीं होगा। खैर, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। देखना, वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं आपसे एक आशा करता हूँ कि आप इसके साथ साथ नोट्स बनाइएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कोई नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है ना। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो नोट्स बना करता हूँ। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको ये। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।